अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। अफगानिस्तान से लोगों को लेकर विस्तारा की फ्लाइट UK 284 104 यात्रियों के साथ दिल्ली पहुंची। ये फ्लाइट दोहा की हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आई थी और सुबह 5 बजे भारत पहुंची। अफगानिस्तान में फंसे लोगों के भारत पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज रात 1:55 पर एक विमान दोहा से 30 लोगों को लेकर दिल्ली पहुंचा। इसके अलावा एयर इंडिया की फ्लाइट AI 972 भी दोहा से दिल्ली पहुंची, जिसमें एक अफगानिस्तान से आने वाला शख्स शामिल है। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे सभी यात्रियों का पहले RT-PCR टेस्ट होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट जारी होने के बाद ही सभी यात्री एयरपोर्ट से बाहर आएंगे। इस प्रोसेस में करीब 5 से 6 घंटे का वक्त लग सकता है। तालिबान के राज के बाद अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर अनिश्चितताओं का दौर जारी है। अफगानिस्तान की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने कहा है कि तालिबान और उनके बीच बैठकों के बावजूद भविष्य की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई है। हालांकि नेताओं ने कहा है कि ऐसी राजनीति हो जो पूरे अफगान राष्ट्र की आकांक्षाओं को दर्शाए। कुछ नेताओं ने कहा है कि अफगान राजनीतिक नेताओं और तालिबान के बीच हाल की बैठकें केवल परामर्श के लिए की गईं। इसमें भविष्य की व्यवस्था को लेकर कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वो अफगानिस्तान संकट पर बातचीत के लिए मंगलवार को G7 नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। अफगानिस्तान के लोगों को मदद की जरूरत है। विश्व समुदाय से बोरिस जॉनसन ने अपील की है कि अफगानिस्तान की मदद की जाए। इससे पहले बोरिस जॉनसन जरूरत पड़ने पर तालिबान के साथ भी काम करने की बात कह चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। भारत भी अफगान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन चला रहा है। रविवार को काबुल से भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन 168 लोगों को लेकर हिंडन एयरबेस पर उतरा। इसमें 20 से ज्यादा अफगान नागरिक भी शामिल थे। इसके अलावा 2 विमानों से अफगानिस्तान से लोग दिल्ली एयरपोर्ट भी आए। करीब 400 लोग एक दिन में अफगानिस्तान से भारत लाए गए। अफगानिस्तान से भारत लौटे लोगों ने तालिबान के जुल्म सितम की दास्तां बयां की। भारत आए लोगों ने बताया कि अफगानिस्तान की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। वहां फायरिंग बमबारी होती रहती है। तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वे लोगों को पीट रहे हैं। सब लोग डरे हुए हैं। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि तालिबानी लड़ाके घरों में घुसकर लूटपाट भी कर रहे हैं। अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में तालिबान को सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है। निर्वासित अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार में रक्षा मंत्री जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने पंजशीर की रक्षा करने का वादा किया और कहा कि पंजशीर में तालिबान का विरोध करना जारी रहेगा। पंजशीर प्रांत में तालिबान विरोधी गुट लगातार एकजुट हो रहे हैं। तालिबान ने वादा किया है कि अफगानिस्तान में क्रिकेट को सपोर्ट दिया जाएगा। तालिबान का कहना है कि अफगानों ने क्रिकेट खेलना तब शुरू किया था जब उन्होंने पहले शासन किया था। वे भविष्य में भी इस खेल का समर्थन करेंगे। तालिबान ने अजीजुल्लाह फाजली को अफगान क्रिकेट बोर्ड के नए महानिदेशक के तौर पर फिर से नियुक्त किया है। तालिबान के राजनीतिक कार्यालय और बातचीत करने वाली टीम के सदस्य अनस हक्कानी ने राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के सदस्यों के साथ बैठक के दौरान ये वादा दोहराया। जाति आधारित जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आज बिहार से 10 दलों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर जातीय जनगणना की मांग करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में JDU से विजय चौधरी, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा, CPI-ML से महबूब आलम समेत कई और पार्टियों के नेता शामिल होंगे। बड़ी बात यह है कि बीजेपी कोटे से नीतीश कुमार में मंत्री जनक राम भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। पीएम मोदी से होने वाली मुलाकात से पहले नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना लोगों की इच्छा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अफगानिस्तान में बने हालात की तुलना भारत के बंटवारे के समय से की है। उन्होंने इसमें एक नया एंगल भी जोड़ा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने लिखा कि अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति भारत के बंटवारे के समय जैसी है। वहां के हालात याद दिला रहे हैं कि किसी देश के अस्तित्व और संप्रभुता के खत्म होने का दर्द कैसा होता है। संजय राउत ने यह भी लिखा कि अगर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की जगह मोहम्मद अली जिन्ना को मारा होता तो देश का बंटवारा रोका जा सकता था।
पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने एक आपत्तिजनक स्केच पोस्ट कर विवाद खड़ा कर दिया है। यह स्केच पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर की गई है। इससे पहले माली के कश्मीर पर दिए बयान को लेकर भी काफी हंगामा हुआ था। तब मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने उन्हें चेतावनी भी दी थी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों के खिलाफ केंद्र सरकार बड़ा एक्शन ले सकती है। दोनों ही धड़ों के खिलाफ यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दरअसल अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान स्थित संस्थानों द्वारा कश्मीरी छात्रों को एमबीबीएस सीट देने के मामले में की गई जांच से पता चला है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे कुछ संगठन उम्मीदवारों से इकट्ठा किए गए पैसे का उपयोग आतंकी संगठनों की फंडिंग के लिए कर रहे हैं। देश विरोधी गतिविधियों के चलते अब हुर्रियत के दोनों गुटों पर प्रतिबंध पर विचार किया जा रहा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। बुलंदशहर के नवरोरा में राजकीय सम्मान के साथ कल्याण सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी। अलीगढ़ के अहिल्याबाई हेल्कर स्टेडियम में कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर लोगों के दर्शन के लिए रखा गया, जहां से उसे बुलंदशहर ले जाया जाएगा। मध्य प्रदेश के खरगोन में ताजिया विसर्जन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने जबरन ताजियों का रूट बदल लिया। इस पर उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। लोगों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और पुलिस अधिकारियों का घेराव किया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 31 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर महेश्वर में ये घटना हुई। ताजिए गवला तालाब की ओर से ले जाने थे, लेकिन लोग रूट बदलकर नर्मदा की ओर जाने लगे। एसडीएस, एसडीओपी, तहसीलदार, थाना इंचार्ज सहित कई अधिकारी धक्का मुक्की के शिकार हुए। 31 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। बर्दवान में तृणमूल सरकार की तरफ से चलाए जा रहे सहायता शिविर के दौरान टीएमसी के दो गुटों के बीच झड़प हो गई। कैंप में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। कुछ लोगों ने सड़क पर बैठकर विरोध किया। तोड़फोड़ का आरोप टीएमसी के ही एक नेता के समर्थकों पर लगा है। सहायता शिविर के कर्मचारी के मुताबिक जिनके पास स्वास्थ्य कार्ड नहीं था, उनके लिए भी शिविर में जाकर मदद लेने का इंतजाम किया गया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। सुकमा में नक्सलियों से लोहा लेने के लिए दुर्गा फाइटर फोर्स का गठन किया गया है। ये फोर्स महिला कमांडो की है। राखी पर महिला सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि वो नक्सलवाद को जड़ से खत्म करके अपने भाइयों की रक्षा करेंगी। एसपी सुनील शर्मा के मुताबिक दुर्गा फाइटर में 32 महिला सुरक्षा कर्मी हैं। उन्हें 1 महीने के लिए कमांडो ड्यूटी के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। धौलपुर में रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना पर अफरा तफरी मच गई। कंट्रोल रूम पर किसी व्यक्ति ने फोन करके रेलवे स्टेशन पर बम रखा होने की सूचना दी थी। इसके बाद करीब 2 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस अब उस शख्स की तलाश कर रही है जिसने झूठी खबर फैलाई। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर चली बस से एक ट्रैक्टर टकरा गया। जबरदस्त टक्कर के बाद हाईवे पर बस और ट्रेलर दोनों पलट गए। हादसे में 20 लोग घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। उज्जैन में जिस जगह एक देश विशेष के जिंदाबाद के नारे लगे थे, ठीक उसी जगह जाकर एक युवक ने तिरंगा लहराया। इस दौरान कुछ लोग और आ गए और सभी ने मिलकर नारेबाजी की। सोशल मीडिया पर 45 सेकंड का ये वीडियो वायरल हो रहा है। देश विशेष के जिंदाबाद के नारे लगाने पर कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था और एमपी सरकार ने इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया था। छिंदवाड़ा में बलून में गैस भरने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। बलून में गैस भरने के दौरान सिलेंडर फट गया। छोटे तालाब के पास लगे मेले में ये हादसा हुआ। दुकानदार के साथ वहां से गुजर रहे एक शख्स की भी मौत हो गई। इंदौर में फर्जी क्राइम ब्रांच अफसरों का गैंग पकड़ा गया है। ये लोग रिटायर्ड लोगों को शिकार बनाते थे। एक युवक और एक युवती को गिरफ्तार किया गया है। युवती सोशल मीडिया पर लोगों से करीबी बढ़ाती थी। इसके बाद वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था। इस गैंग ने बीमा कंपनी के एक बुजुर्ग एजेंट से 2 लाख रुपए लूटे थे। फोन नंबरों को सर्विलांस पर लगाकर पुलिस ने गैंग का खुलासा किया। अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर बड़ी संख्या में अफगानी नागरिकों ने लंदन की सड़कों पर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों में अफगानियों के साथ दूसरे देशों के लोग भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में आतंकवाद बढ़ाने का इल्जाम लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नाफ्ताली बेनेट को वॉशिंगटन में आने का न्योता दिया। ईरान और फिलिस्तीन के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बाइडेन ने ये न्योता दिया। 26 अगस्त को दोनों देशों के नेताओं के बीच मुलाकात हो सकती है। जापान के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच तेहरान में मुलाकात हुई। इलाके में शांति और स्थिरता को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेशनल फ्लैग डे में हिस्सा लिया। साल 1994 से हर साल 22 अगस्त को नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है। इसी दिन रूसी झंडे को उसका सफेद, नीला और लाल रंग मिला था। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिशस ने देश में लॉकडाउन लगाए जाने के अपने फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि 70% टीकाकरण होने तक देश में लॉकडाउन लागू रहेगा। बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई शहरों में लॉकडाउन के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। नीदरलैंड्स में हजारों की संख्या में संगीतकारों ने कोरोना महामारी के चलते लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन किया। देश के 6 शहरों में प्रदर्शन किया गया। समर फेस्टिवल और अन्य आयोजनों को रद्द किए जाने के खिलाफ लोगों में गुस्सा दिखा। लॉकडाउन लगाए जाने की खबर के बाद वियतनाम के हो ची मिन शहर के सुपरमार्केट में बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए लोग पहुंचे। लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए हो ची मिन शहर में 23 अगस्त से लॉकडाउन लगाने की बात कही गई है। ग्रेस तूफान ने मैक्सिको में तबाही मचाई है। तूफान की वजह से 8 लोगों की जान चली गई। 201 किलोमीटर की रफ्तार से यहां हवाएं चल रही हैं। तूफान की वजह से कई घरों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। हेनरी तूफान अमेरिकी इलाका न्यू इंग्लैंड के दक्षिणी हिस्से की तरफ बढ़ा है। 4 करोड़ की आबादी वाले इस इलाके में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। भारी बारिश का भी अनुमान लगाया जा रहा है। मध्य कैलिफोर्निया के जंगलों तक आग पहुंच चुकी है। इसकी वजह से एल डोराडो काउंटी में ही 245 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। आग की वजह से यहां 82,000 एकड़ से ज्यादा के जंगल जलकर राख हो गए हैं।